समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामपुर और आजमगढ़ इन दो लोकसभा सीटों के लिए 23 जून यानी कि कल उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर कल मतदान होना है। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव है, तो जबकि सपा से धर्मेंद्र यादव और बसपा से शाह आलम गुड्डू जमाली प्रत्याशी बनाए गए हैं। मतदान कराने के लिए बुधवार यानी कि आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगी और चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन रवानगी स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले रही है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो सके। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह से वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह 9 बजे से जो ईवीएम मशीनें हैं उनका वितरण शुरू हो चुका है। ईवीएम मशीनों के साथ पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टियां अभी थोड़ी देर बाद से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगी और ये मशीनें यहाँ पर दी जा रही हैं, जिसकी जहाँ जहाँ जिस जिस विधानसभा क्षेत्र के मतदान स्थल पर ड्यूटी लगी है वहाँ के लिए ये मशीनें जारी की जा रही हैं। फिलहाल अभी जो स्टाफ है वो बहुत कम आया है और इंतज़ार किया जा रहा है स्टाफ के आने का। जो पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी उनके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ से ही रवाना होंगे मतदान स्थल के लिए। इसके अलावा रात को वहीं पर विश्राम करना है। सुबह इन ईवीएम मशीनों से मतदान स्थल पर मॉक पोल होगा और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। रामपुर में जो चुनावी घमासान है वो कई दिनों से जारी है और अभी ये स्थिति है कि जो बीजेपी और आजम खां के बीच सीधे सीधे मुकाबला है। जो उम्मीदवार हैं वो ज़रूर पार्टियों के हैं, लेकिन जो सीधा सीधा मुकाबला जो है वो दोनों दिग्गजों के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये चुनौती है कि आजम खां अपने गढ़ पर अपना काबू, अपना डोमिनेशन रख पाते हैं या नहीं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव वो जीते थे जेल से रहकर, लेकिन अब जेल से रिहा होने के बाद ये उनका पहला चुनाव है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आजम खां का जो दबदबा है रामपुर पर वो बना रहता है या फिर बीजेपी उसमें सेंध लगा देती है। आप देखेंगे कि जो ईवीएम मशीनें हैं उनके वितरण का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग जो हैं अपनी मशीनें लेकर यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी शुरुआत है, सुबह सुबह का वक्त है और थोड़ी देर में यहाँ पर जो और पोलिंग पार्टियों के लोग हैं वो दिखेंगे, आपको मौजूद दिखेंगे और ये बहुत ढेर सारी जो ईवीएम मशीनें हैं ये सब उन पोलिंग पार्टियों को बांटी जाएंगी। कल सुबह से मतदान होना है और उसके लिए पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। हर पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा रहेगा और पुलिस का मूवमेंट रहेगा। पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स भी अलग अलग जगह लगाया गया है। देखना होगा कि आजम खां और बीजेपी के बीच ये जो मुकाबला है ये कहां तक जाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप सिंह रामपुर से और संजय सिंह हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नरेंद्र जी आपके पास आते हैं कि देखिए, जिस तरह से रामपुर में कहा जाए कि एक आजम खान के पास कहीं ना कहीं अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं पर आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव के पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। तो रामपुर की अगर बात की जाए तो किस तरह वहां पर चुनाव की किस तरह से तैयारियां हैं, और आपने चूंकि वहां पर कवरेज की है तो क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, चुनौती जितनी बड़ी आजम खां के सामने है उससे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। वो जितना ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी उतनी ज़्यादा वो जीत की तरफ अग्रसर होगी। जहाँ तक बात करें तैयारियों को लेकर कि जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं भी किसी पोलिंग स्टेशन पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए और इसके लिए बाकायदा पोलिंग पार्टियों के साथ एक बस, एक पूरी टुकड़ी जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की
रवाना की जा रही है। करीब करीब 20 कांस्टेबल हैं उसमें, इसके अलावा कुछ जो सब इंस्पेक्टर हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी उस टुकड़ी में शामिल हैं। ये सब लोग आज शाम तक अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, रात्रि में वहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह 6 बजे से अपना मोर्चा संभाल लेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जो पोलिंग है कल वो होनी है और यहाँ पर वर्चस्व की जंग जो है वो लगातार जारी है। आजम खां जेल से रिहा होकर आए हैं। अब देखना होगा कि उनके जो सिपह सालार आसिम राजा इस बार चुनावी मैदान में हैं, आजम खां या आजम खां के परिवार से कोई नहीं है। तो ऐसे में रामपुर की जनता उन्हें कितना प्यार देती है, कितना वोट देती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि अब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में रामपुर का जो गढ़ है उसमें बीजेपी कहाँ तक सेंध लगा पाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर चुनावी प्रचार कर चुके हैं और सीधे सीधे उन्होंने आजम खां पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि यहाँ रामपुर में अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई दिग्गज या खुद अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं। उसकी वजह यही कही जा रही है कि आजम का दबदबा यहाँ पर इतना है कि उसके लिए किसी दूसरे विकल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आजम अपने इस संघर्ष के दौर के बाद अपने जनाधार को कितना बचाकर रख पाए हैं, ये आने वाली 26 जून को जो चुनावी नतीजे हैं वो तय करेंगे। शांतनु। बिल्कुल नरेंद्र जी, और देखिए संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। संजय, देखिए वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि कल जो है वो मतदान यहां पर होगा। संजय। बिल्कुल शांतनु में बताऊं कि यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और वो पोलिंग पार्टियां को जो रवानगी की स्थितियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी हैं। सुबह 9 बजे से ही काउंटर लग गए थे और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ वहां से अपना जो सामग्री है उसे लेकर के कुछ ही देर बाद रवाना होना शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल हो या बाकी अन्य बल वो तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। लेकिन राजनीतिक सिनेरियो की बात करें तो राजनीतिक सिनेरियो यहाँ पर इस बार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के साथ में थे, तो ऐसे में बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार बसपा ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा है उससे मामला त्रिकोणी हो गया है। हालांकि त्रिकोणी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक में कुछ हद तक गुड्डू जमाली जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की बात करें तो 2019 में रमाकांत यादव को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था और तब से लगातार जीत की तलाश बीजेपी को है। हालांकि 2 बार से वो लगातार दिनेश लाल निरहुआ यादव उन पर जो है दांव लगा करके कहीं ना कहीं यहाँ से जीत हासिल करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के यूपी गवर्नमेंट के तमाम कैबिनेट के मंत्री पर यहाँ पर जिम्मा था और लगातार वो एक एक विधानसभा में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां की जा रही थी। और ये त्रिकोणी मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है दोबारा से, और दूसरी बात यह है कि एक तो वहां पर यादव वोट बैंक जो है वो सबसे ज्यादा है, दूसरी बात दिनेश लाल यादव को वहां पर कैंडिडेट बनाना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, पहले भी रही थी, लेकिन वहां से अखिलेश यादव ने काफी बड़े अंतर से वहां पर जीत जो है वो हासिल की। लेकिन इस बार कुछ कहा जाए कि जो मामला है वो थोड़ा सा उलट है और यहाँ पर एक और जो समाजवादी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है वो ये है कि गुड्डू जमाली को बसपा ने वहां से उम्मीदवार बना दिया है। तो एक तो यादव जो कैंडिडेट खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने वो, और दूसरा जो मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने खड़ा किया है, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो चिंता का विषय जरूर है। संजय। बिल्कुल शांतनु मैं बताऊं आपको कि अगर सिनेरियो की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर स्थानीय सिस्टम पे देखा जाए तो अभी के हालात जो बने हुए हैं, चूंकि अभी भी मतदान में कम से कम 24 घंटे से थोड़ा सा कम का वक्त बचा हुआ है, तो आज की और अभी की स्थितियां ये देखें तो दिनेश लाल निरहुआ थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं, चूंकि गुड्डू जमाली लोकल के कैंडिडेट है और लोकल के कैंडिडेट के साथ मेजोरिटी, सबसे बड़ी मेजोरिटी जो है यहाँ पर वो जो यादव मतदाताओं की है। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक
मतदाता है। तो ऐसे में गुड्डू जमाली कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ से। तो यूँ कहना गलत ना होगा कि त्रिकोणीय क्रम और लोकल कैंडिडेट बनाम समाजवादी पार्टी के रूप में यहाँ पर जो है चुनाव देखा जा रहा है। हालांकि चूंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और समाजवादी कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत देखे जा रहे हैं, पर थोड़ी सी लड़ाई कठिन जरूर गुड्डू जमाली की वजह से हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ को यहाँ पर प्रचार करना चाहिए वो सरकार के भरोसे ज़्यादा खुद कम, क्योंकि सिने स्टार है, ऐसे में ऐसी गर्मी उन्हें खलती है, उन्हें परेशान करती है, तो मंचों पर भी बहुत कम, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी के पहले 5 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ कम लड़ाई फाइट दे पा रहे हैं गुड्डू जमाली की अपेक्षा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय और नरेंद्र प्रताप, आप दोनों का नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और 23 जून को कल मतदान होगा। आजमगढ़ में उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव चूंकि कल से मतदान शुरू होना है तो सामग्री का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जो वीवीपैट मशीन है चाहे ईवीएम है उन्हें बूथवार अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो सुबह से ही अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यहाँ से ये सारी सामग्रियाँ बूथ लेवल तक वितरण हो जाएंगी पीठासीन अधिकारियों के जरिए। वहाँ पर फिर कल सुबह से मतदान होगा। आपको बताऊँ कि लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ का इसलिए खाली हुआ क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो यहाँ से सांसद थे, लेकिन करहल मैनपुरी की वजह से वो विधानसभा विधायक बन करके आए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है। तो ऐसे में लोकसभा की चुनाव की इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर धर्मेंद्र यादव और वहीं बसपा के कैंडिडेट के ऊपर गुड्डू जमाली के साथ साथ एक बार फिर से बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ सिने स्टार भोजपुरी को कैंडिडेट बनाया है। तो कल सुबह से इनका मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो अभी से जो वितरण सामग्री है वो यहाँ से वितरण होना शुरू हो चुकी है और अब कल चूंकि सुचारू रूप से मतदान हो उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और कहीं कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के, कहीं मशीन कोई दिक्कत करती तो उसके लिए रिजर्व मशीनों की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे ईवीएम हो चाहे मैट मशीनें हो उनकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पीठासीन अधिकारी लगातार वितरण सामग्री लेकर के और कल से मतदान की सवेरे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और शाम तक मतदान होगा। देखना ये होगा कि 26 को जब परिणाम आते हैं तो इन ईवीएम मशीनों पर किसके सर जीत के सेहरा बनने की उम्मीदें दिख रही है। कैमरा पर्सन शिवम मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़। तो लोकसभा उपचुनाव की सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आगे